वेलकम। आज हम एक खास गुफ्तगू करने वाले हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी के एक बहुत ज़रूरी पहलू पर। हर कंपनी एक डायनामिक दुनिया में काम करती है, तो सवाल ये है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, इस बदलती दुनिया को कैसे समझती हैं ताकि सही वक्त पर सही फैसले ले सके। ये एक तरह से बिजनेस के लिए मैप रीडिंग जैसा है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्स्ट के एक्सर्प्ट्स हैं जो इस मैप रीडिंग प्रोसेस को डिटेल में समझाते हैं। हमारा काम है इनकी गहराई में उतरकर सबसे काम की बातें, सबसे शार्प इंसाइट्स निकालना। तो इस मैप को खोलते हैं। हाँ, और ये मैप रीडिंग जरूरी है क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ गट फीलिंग या इंट्यूशन का खेल नहीं है। जैसा स्ट्रेटेजिक थिंकर केनिची ओमाई ने कहा, एनालिसिस ही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट है। बिना एनवायरनमेंट को समझे आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सही। विलियम एफ ग्लूइक ने भी पॉइंट आउट किया था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, गवर्नमेंटल, कॉम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजिकल, इन सब पर नजर रखना स्ट्रैटेजिस्ट का काम है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पहचानने के लिए। तो पहला सवाल दिमाग में आता है, इतनी मेहनत क्यों करें इस एक्सटर्नल एनालिसिस पर? क्या फायदा है इसका? देखिए, कोई भी बिजनेस एक आइलैंड नहीं है। वो एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है जो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। ये एनालिसिस, ये मैप रीडिंग सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज देखने में मदद करता है। अच्छा। जैसे जैसे मार्केट में नया ट्रेंड क्या है, कस्टमर की कौन सी नीड अभी पूरी नहीं हो रही, ये सब सिग्नल्स पकड़ने में एनालिसिस हेल्प करता है। और दूसरी तरफ खतरे भी तो होते होंगे। बिल्कुल, थ्रेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। नया कॉम्पिटिटर आ गया, कोई नया रेगुलेशन आ गया जो बिजनेस मॉडल को अफेक्ट कर सकता है। ये सब पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जो एनालिसिस से सामने आते हैं। इसके अलावा ये प्रोसेस कंपनी को डायरेक्शन देता है, कंटिन्यूअस लर्निंग को बढ़ावा देता है, मैनेजर्स को एक्टिव रहना पड़ता है, और जब कंपनी एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव दिखती है तो उसकी इमेज भी बेहतर होती है। अल्टीमेटली ये सब तैयारी है कंपटीशन को इफेक्टिवली फेस करने की। लेकिन ये प्रोसेस फुल प्रूफ तो नहीं होगा। मतलब सोर्सेज इसकी लिमिटेशंस भी बताते हैं। जैसे एनालिसिस ऑप्शंस तो दिखा देता है, पर ये नहीं बताता कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। कभी कभी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। हाँ, ये सही पॉइंट्स है। और इसमें टाइम भी तो लगता होगा। हाँ बिल्कुल, एनालिसिस ऑप्शंस देता है, डिसीजन जजमेंट का काम है, और टाइम कंज्यूमिंग तो हो सकता है। इसीलिए फोकस जरूरी है। एक और बात समझनी जरूरी है कि स्ट्रैटेजी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो टाइम के साथ इवॉल्व होती है। सही। इसलिए ये एनालिसिस एक वन टाइम एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा एक बैलेंस चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मार्केट कंपटीशन, और इंटरनल फैक्टर्स, कंपनी की अपनी ताकत, रिसोर्सेज। अच्छा। और रिस्क को समझना पड़ता है। एक्सटर्नल रिस्क कि एनवायरनमेंट बदल गया और स्ट्रैटेजी पुरानी हो गई, और इंटरनल रिस्क की कंपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके। तो एनवायरनमेंट को समझने के लिए सोर्सेस कहते हैं कि दो लेवल्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो तो हुआ कंपनी का इमीडिएट सर्कल, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट पर, यानी वो बड़ा कैनवस जिस पर सभी बिजनेस काम करते हैं। सही। मैक्रो एनवायरनमेंट में वो ब्रॉडर फोर्सेस आती हैं जो पूरी इकोनॉमी या समाज को अफेक्ट करती हैं। ग्लूइक एंड जॉर्ज ने भी इन्हीं ब्रॉड फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट बताया था। इन सब फोर्सेस को सिस्टमैटिकली समझने का एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल मतलब पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशियो कल्चरल, टी टेक्नोलॉजिकल, एल लीगल, ई एनवायरमेंटल। चलिए इसको थोड़ा कॉन्वर्सेशनल तरीके से देखते हैं जैसा सोर्सेज बताते हैं। पहला पी पॉलिटिकल। हाँ, यहाँ बात होती है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, उनकी पॉलिसीज की। जैसे टेक्स्ट में टैक्स पॉलिसी का जिक्र है, या फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट। बेसिकली सरकार बिजनेस के लिए माहौल कैसा बना रही है। और इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन ये है कि पॉलिटिकल शिफ्ट्स बिजनेस प्लान्स को रातों रात बदल सकते हैं। फिर आता है ई इकोनॉमिक। इकोनॉमी की हालत कैसी है, ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। सोर्स में एग्जाम्पल है कि हाई इंटरेस्ट रेट से रियल एस्टेट डिमांड कैसे कम हो जाती है, कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ये सब बिजनेस की टॉप लाइन और बॉटम लाइन को सीधा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एस सोशियो कल्चरल। समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, लोगों के लाइफस्टाइल, उनके वैल्यूज, बिलीव्स कैसे बदल रहे हैं। डेमोग्राफिक्स, जैसे टेक्स्ट में इंडिया की यंग पॉपुलेशन का जिक्र है जो कई एमएनसीज को अट्रैक्ट करती है। ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि लोग क्या खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे। इसके बाद टी टेक्नोलॉजिकल।
टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है ये तो सभी देख रहे हैं। ऑटोमेशन, R&D, नई इनोवेशंस का इम्पैक्ट क्या है? सोर्स में AI और मशीन लर्निंग का जिक्र है। ये अपॉर्चुनिटी भी है, पर अगर अडेप्ट नहीं किया तो थ्रेट भी बन सकता है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों को बदल सकती है। फिर L, लीगल। बिजनेस चलाने के लिए जो कानून है, कंपनी लॉ, कंपटीशन लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, इनका कंप्लायंस जरूरी है और ये बिजनेस ऑपरेशंस को डायरेक्टली शेप करते हैं। मैनेजमेंट के रूल्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की डिमांड, ये सब बिजनेस को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पेस्टल एक फ्रेमवर्क है इन सब मैक्रो फोर्सेस पर नजर रखने का। ये बस एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि What's fascinating here is पेस्टल का असली पावर है बिजनेस को फ्यूचर के लिए प्रोएक्टिव बनाना, रिएक्ट करने के बजाय पहले से सोचना कि इन फोर्सेस का हम पर क्या असर पड़ सकता है और हम उसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। प्रोएक्टिव। खास करके जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो ये एनालिसिस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अलग अलग देशों के पॉलिटिकल रिस्क, कल्चरल न्यूआंसेस, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को समझना पड़ता है। ओके, हमने बड़े पिक्चर मैक्रो को पेस्टल से समझा, लेकिन हर बिजनेस एक स्पेसिफिक मोहल्ले यानी इंडस्ट्री में रहता है जहां के अपने रूल्स हैं, राइट? यहां चीजें और स्पेसिफिक हो जाती हैं। बिल्कुल, मैक्रो फोर्सेस सब पर असर डालती हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री का अपना अलग कैरेक्टर होता है, अपना अलग कॉम्पिटिटिव बैटलफील्ड। इस बैटलफील्ड को समझने के लिए माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल एक जबरदस्त टूल है। ये मॉडल कहता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन की इंटेंसिटी 5 फोर्सेस मिलकर डिसाइड करती हैं। 5 फोर्सेस कौन कौन सी? पहली और सबसे आमने सामने वाली फोर्स है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। हाँ। यानी जो प्लेयर्स पहले से इंडस्ट्री में है उनके बीच की कंपटीशन कितनी फियर्स है। प्राइस वॉर्स, एड बैटल्स, नए फीचर्स, ये सब राइवलरी के सिम्टम्स हैं। अच्छा। ये राइवलरी तब बढ़ती है जब इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हों, ग्रोथ स्लो हो, प्रोडक्ट्स में ज्यादा फर्क ना हो या इंडस्ट्री से निकलना मुश्किल हो, एग्जिट बैरियर्स। तो ये तो हुई आपस की लड़ाई। और कौन सी फोर्सेस हैं? दूसरी फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। नए प्लेयर्स के इंडस्ट्री में घुसने का खतरा कितना है। अगर नए प्लेयर्स आसानी से आ सकते हैं तो वो प्राइजेस कम कर सकते हैं, मार्केट शेयर ले सकते हैं, जिससे सबकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। इस खतरे को कम करती हैं बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री मतलब रुकावटें, जैसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, हाई कैपिटल, या एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज का कॉस्ट एडवांटेज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर्स के लिए स्विच करना मुश्किल या महंगा, स्विचिंग कॉस्ट्स। अच्छा। या फिर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का डर कि वो नए एंट्रेंट को अग्रेसिवली चैलेंज करेंगे। अगर ये बैरियर्स हाई हैं तो नए लोगों का आना मुश्किल है। ओके, 2 फोर्सेस हो गई। तीसरा क्या है? तीसरा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो अलग इंडस्ट्री से आते हैं पर कस्टमर की वही नीड पूरी करते हैं। पोर्टर सोर्स में कॉयर का एग्जाम्पल है जिसे सिंथेटिक फाइबर से चैलेंज मिला। या फिर ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स ने फिजिकल ट्रैवल को सब्स्टिट्यूट किया कई केसेस में। सब्स्टिट्यूट्स एक तरह से इंडस्ट्री की प्राइसेस पर एक सीलिंग लगा देते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट सस्ता है या बेटर परफॉर्म करता है तो थ्रेट बड़ा है। इंटरेस्टिंग। अब चौथी फोर्स। चौथी है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यानी आपके कस्टमर्स के पास कितनी ताकत है प्राइस कम करवाने की या बेहतर सर्विस मांगने की। बायर्स की पावर तब ज्यादा होती है जब वो कम संख्या में हो पर बड़ी क्वांटिटी में खरीदें, जैसे B2B डील्स। जब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो या जब वो आसानी से स्विच कर सकें। और आखिरी 5वीं फोर्स? 5वीं है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। जो लोग आपको रॉ मटेरियल या दूसरे इनपुट्स देते हैं उनकी कितनी चलती है। अगर सप्लायर्स कम है और उनके प्रोडक्ट के बिना आपका काम नहीं चल सकता या उनसे स्विच करना मुश्किल है तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी और वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो ये 5 फोर्सेस मिलकर डिसाइड करती हैं कि कोई इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी अट्रैक्टिव है। अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग है तो समझो कंपटीशन बहुत टफ है, प्रॉफिट बनाना मुश्किल। अगर फोर्सेस वीक हैं तो इंडस्ट्री पोटेंशियली अट्रैक्टिव हो सकती है। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री का अट्रैक्टिव होना काफी है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस रिलेटिव होती है। एक इंडस्ट्री जो शायद ओवरऑल अनअट्रैक्टिव लगे, हाई कंपटीशन, लो प्रॉफिट्स, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए आकर्षक हो सकती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है की सक्सेस फैक्टर्स का, KSFs का।
KSFs, हाँ, मतलब वो मस्ट विन बैटल्स। एग्जैक्टली। KSFs वो 2-3 चीजें हैं जिनके बिना आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये प्रोडक्ट फीचर्स हो सकते हैं, कोई खास कैपेबिलिटी हो सकती है, या कोई रिसोर्स। इन्हें पहचानने के लिए सोचना होता है। कस्टमर्स असल में किस बेसिस पे चूज करते हैं, कॉम्पिटिटिवली जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एडवांटेज कैसे मिलेगा। टेक्स्ट में अपैरल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, जहां अपीलिंग डिजाइन्स और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग KSFs हैं। अच्छा, अगर आप इन KSFs पर एक्सेल करते हैं तो आप अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में भी जीत सकते हैं। और एक्सपीरियंस का भी कुछ रोल होता है ना? सोर्सेज में एक्सपीरियंस कर्व की बात है। हाँ, एक्सपीरियंस कर्व का कॉन्सेप्ट बताता है कि जैसे जैसे कंपनी का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी वो वक्त के साथ ज्यादा बनाती है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। इसके पीछे लर्निंग, एफिशिएंसी, स्केल जैसे फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है, जो न्यू एंट्रेंट्स के लिए एक बैरियर बन जाता है। सोर्स में मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल है, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में, जिन्होंने इस कर्व का फायदा उठाया। समझ गया। तो मैक्रो एनवायरनमेंट, फिर इंडस्ट्री डायनामिक्स, KSFs। अब फोकस करते हैं प्रोडक्ट और कस्टमर पर। स्ट्रैटेजी अल्टीमेटली इन्हीं के लिए तो बन रही है। बिल्कुल। प्रोडक्ट टैंजिबल कार, फोन, या इनटैंजिबल बैंकिंग, रिपेयर हो सकता है। उसकी एक प्राइस होती है, फीचर्स होते हैं जो वैल्यू देते हैं, और एक लाइफ होती है। और इसी लाइफ से जुड़ा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट। सोर्स बताता है कि प्रोडक्ट्स जनरली 4 स्टेजेस से गुजरते हैं: इंट्रोडक्शन, स्लो स्टार्ट, ग्रोथ, तेज एक्सेप्टेंस, मैच्योरिटी, ग्रोथ रुकना, कंपटीशन बढ़ना, और डिक्लाइन, सेल्स गिरना। और इस PLC को समझने का फायदा क्या है स्ट्रैटेजी में? इसका सबसे बड़ा फायदा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है। कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। PLC से पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेज पर है। अच्छा, ग्रोथ स्टेज वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैच्योर प्रोडक्ट्स से कैश जनरेट करना चाहिए, कैश काउज, और डिक्लाइन वाले प्रोडक्ट्स के लिए फेज आउट या नई स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए। ये रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है। और मार्केट, जहां ये सब खरीद फरोख्त होती है। टेक्स्ट में मार्केटिंग के एवोल्यूशन की भी बात है, प्रोडक्ट से कस्टमर फोकस तक। हाँ, आज का दौर कस्टमर ओरिएंटेशन का है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, कस्टमर को समझना पड़ता है। कस्टमर एनालिसिस, उनकी नीड्स, डिजायर्स, वांट्स क्या हैं, और उससे भी आगे कस्टमर बिहेवियर, वो सोचते कैसे हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं, कौन सी चीजें उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, एडवर्टाइजिंग, दोस्त, फैमिली, कल्चर, वो इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढते हैं, ऑप्शंस कैसे कंपेयर करते हैं, और खरीदने के बाद क्या फील करते हैं पोस्ट परचेज। ये सब समझना इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग के लिए बेहद जरूरी है। तो गोल सिर्फ बेचना नहीं, वैल्यू क्रिएट करना है। कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्शन, कंपनी के लिए प्रॉफिट। एग्जैक्टली। और इस वैल्यू क्रिएशन को सिस्टमैटिकली देखने का तरीका है पॉटर का ही एक और कॉन्सेप्ट, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये कंपनी की सारी एक्टिविटीज को तोड़कर देखता है। प्राइमरी एक्टिविटीज जो सीधे प्रोडक्ट बनाने, डिलीवर करने से जुड़ी हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस। हाँ। और सपोर्ट एक्टिविटीज जो इन्हें सपोर्ट करती हैं, जैसे HR, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट। हर एक्टिविटी को एनालाइज करके देखा जाता है कि वैल्यू कहाँ ऐड हो रही है और कॉस्ट कहाँ कम की जा सकती है। इससे कंपनी को अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सोर्स मिलता है। क्या वो चीजें अलग तरीके से कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, या सस्ते में कर रहे हैं, कॉस्ट एडवांटेज। और आखिरी पीस इस पजल का, कंपटीशन को कैसे ट्रैक करें? उसके लिए जरूरी है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस। पहले तो आइडेंटिफाई करना कि आपके असल कॉम्पिटिटर्स हैं कौन, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या लग रही है। इस प्रोसेस को कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। ये मार्केट रिसर्च, रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री न्यूज़ से होता है। इस इंफॉर्मेशन से आप अपनी स्ट्रैटेजी फाइन ट्यून कर सकते हैं, उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, और मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बेसिकली ये समझना कि मैदान में बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की इस गहरी चर्चा से एक बात तो साफ है, बिजनेस स्ट्रैटेजी सिर्फ बोर्डरूम में बैठकर सोचने की चीज नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सिस्टमैटिक एनालिसिस, वो मैप रीडिंग कितना क्रिटिकल है। हाँ, ये सिर्फ इंट्यूशन का काम नहीं है। पेस्टल जैसे फ्रेमवर्क्स मैक्रो ट्रेंड्स को समझने में हेल्प करते हैं।
पोर्टर्स 5 फोर्सेस इंडस्ट्री के अंदर के कंपटीशन को डाइसेक्ट करने का स्ट्रक्चर देता है। सही। फिर KSFs को पहचानना, एक्सपीरियंस कर्व को समझना, वैल्यू चेन से अपनी ताकत ढूंढना और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कस्टमर को गहराई से समझना, ये सब टूल्स हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। और हाँ, अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। और ये सारी जानकारी, ये पूरा एनालिसिस कंपनीज को सिर्फ आज में सर्वाइव करने में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में थ्राइव करने में मदद करता है। एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। एक आखिरी विचार ऑडियंस के लिए, अपने आसपास किसी जानी पहचानी इंडस्ट्री या कंपनी के बारे में सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, उस इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर्स KSFs क्या हो सकते हैं, वो कौन सी 2-3 चीजें हैं जो वहां जीतने के लिए सबसे जरूरी हैं। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। या फिर सोचिए कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस वहां कैसे काम कर रहे हैं, राइवलरी कितनी है, नए प्लेयर्स का डर है या नहीं। इस तरह की एक्सरसाइज से ये कॉन्सेप्ट्स और भी रियल लगेंगे। ब्रिलियंट पॉइंट। इससे बेहतर तरीका क्या होगा इन आइडियाज को एब्जॉर्ब करने का। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस एक्सप्लोरेशन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।